हाँ, तो लास्ट टाइम पॉलिटी में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी उसको लेकर कोई सवाल है किसी का? नहीं, चलो ठीक है। तो आज वापस आई थिंक पॉलिटी का टर्न है, और पॉलिटी के टर्न में आज हम लोगों ने जो डिस्कशन स्टार्ट करना है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्राउन्स रूल के बारे में, राइट। इससे पहले वाली हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? कंपनीज रूल। और कंपनीज रूल में जैसे 1773 का चार्टर एक्ट से लेकर 1883 के सभी एक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे, राइट। अब उससे आगे आज के लिए पहला हेडिंग बना दीजिए, और हेडिंग है हमारे पास द क्राउन्स रूल, यानी कि ताज का शासन। द क्राउन्स रूल, क्राउन्स रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर जो शासन चल रहा था वो अब खत्म हो चुका, और उस शासन की बजाय अब शुरू हो चुका है शासन क्राउन का, हर मैजेस्टी का, राइट। और इससे पहले देखो हम लोगों ने बस ये जाना था कि जो 1857 का जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के तुरंत बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा है उसको रोक लिया जाए, उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लगभग जो है भारत को अपने हाथ से खोने ही वाली थी, राइट। और यही कारण था कि ताज के शासन को लेकर जो सबसे पहला शासन आया था उसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पे याद रखना कि ये जो एक्ट है इस एक्ट का नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझना 1858 का। देखो सबसे पहले हमसे बात पूछा जाए कि इसका पहला पॉइंट, पहला प्रोविजन क्या है, तो सीधे कहना कि इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। सिंपल सा पहला पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो इट अबॉलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था भारत में, वो जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस रूल को जो है कंप्लीटली क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। पहले तो आप लोग ये याद रखना। दूसरा, इस अधिनियम को लिखते हैं हम लोग द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि इस अधिनियम को जो है अच्छे शासन का अधिनियम भी कहते हैं, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। अच्छा, ऐसा मत कहना कि इससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें शासन दे रही थी क्या वो गुड गवर्नेंस नहीं देना चाह रही थी? भाई ब्रिटिश तो अपने बिहाफ में जो है गवर्नमेंट तो देना चाह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने बिहाफ में अच्छा हमें जो है शासन देना चाह रही थी, लेकिन उसको गुड गवर्नेंस का एक्ट इसलिए नहीं पहले यूज किया क्योंकि उस समय कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था टू हर मैजेस्टी, ठीक है। क्वीन के लिए, किंग के लिए जो है कोई वहां पर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो था नहीं। इसीलिए सवाल ये आता है कि जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को नाम लिखते हैं, इट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से इसको जो जाना जाता है, यानी कि जो है अच्छे प्रशासन का अधिनियम कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस अधिनियम के भीतर पहली बार जो था वो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव जो था, अभी वाइसराय बन जाएगा ना, मैं आऊंगा, तो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव वाइसराय था, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू हर मैजेस्टी। वो जो है क्वीन के लिए जो है उस समय, क्वीन इस समय कौन थी, विक्टोरिया थी ना, तो क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल हो गया था। यही कारण है कि इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जाना गया। तीसरी प्रमुख विशेषता जिसका शायद आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो क्या है, 1858 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, भारत का वाइसराय बन गया। सिंपल है कि द एक्ट ऑफ 1858 रीनेम्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया as the Viceroy of India, as the Viceroy of India। भारत में जो इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदला और वो वायसराय कहलाए भारत का। और ऐसे में अगर हम लोग भारत के पहले वायसराय की तरफ जाएं तो पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और अगर मैं ये पूछता आपसे सवाल कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कहाँ की बात करूं मैं, आजादी के बाद मत जाना, यहां पर हम लोग एक्ट की सीरीज में बात कर रहे हैं, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। और अगर सवाल मैं यूं पूछूं
कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी देश के भीतर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ म्यूटिनी ऑफ 1857, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भी आंसर क्या आएगा? कैनिंग। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि म्यूटिनी के समय, उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो वो कौन आएगा? वो था पाल्मस्टन। पाल्मस्टन नाम का जो व्यक्ति था ना, वो वहां पर इंग्लैंड में जो समय पीएम था जब 1857 की जो है क्रांति चल रही थी। तो ये लाइन पे आप लोगों को जो है यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। आई रिपीट द लाइन कि हमने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत द वायसरॉय ऑफ इंडिया जो था उसका पद का सृजन हुआ, विच मीन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कंप्लीट अबॉलिश हुआ। और दूसरा जो है यहां पर क्या किया गया कि ये जो वायसरॉय ऑफ इंडिया था इसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया, यानी कि इसको जो है उत्तरदायी बना दिया गया टुवर्ड्स हर मैजेस्टी। और जहां शब्द हम लोग हर मैजेस्टी लिखते हैं ना, तो हर मैजेस्टी का मतलब है कि ये क्वीन के लिए रिप्रेजेंटेटिव बना। और इस समय जो क्वीन थी शी वाज क्वीन विक्टोरिया। इस समय जो क्वीन थी, जो रानी थी, वो थी विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया जो थी इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वायसराय को भारत में नियुक्ति मिली या अपॉइंट किया गया। राइट, अब ये चीज ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम ने, सीरीज में बता रहा हूं, कंपनी के चार्टर सीरीज में पहली बार भारत में द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस किया था। चार्टर की सीरीज में बताना कौन सा अधिनियम था? पिट्स इंडिया एक्ट। याद करो, पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था। और अगर मुझसे सवाल ये बन जाए कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द डबल गवर्नमेंट और द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको अबॉलिश किया गया, तो दैट वाज 1858 का एक्ट। तो इसमें क्या लिखना है? इस अधिनियम ने, यानी कि दिस एक्ट, इस अधिनियम ने, हिंदी में लिख लूं, चलो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। द एक्ट अबॉलिश्ड और द एक्ट एंडेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, विच मीन्स द एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो देश के भीतर जो द्वैत चल रहा था, जो द्वैत शासन चल रहा था, एक्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इस द्वैत शासन को जो है, डबल रूल को, डबल गवर्नमेंट को बंद कर दिया, खत्म कर दिया वर्ष 1858 के अधिनियम ने। एक और चीज समझना, वर्ष 1858 के अधिनियम के भीतर लंदन में एक नए पद का सृजन हुआ, एक नए ऑफिस का क्रिएशन हुआ, और वो जो नया ऑफिस था उसको हम लोग कहते हैं भारत सचिव। सिंपल है। अगर मुझसे पूछता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है लंदन में भारत सचिव पद का निर्माण हुआ या सृजन हुआ, तो भारत सचिव पद का जो सृजन हुआ था वो हुआ था 1858 में। और ये जो भारत सचिव का पद बना था, इंग्लिश में इसको लिखते हैं द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसको क्रिएट किया गया लंदन में। और ये जो भारत सचिव हुआ करता था ना, इस सचिव को सलाह देने के लिए या इस सचिव को असिस्ट करने के लिए इसकी एक सलाहकारी काउंसिल या परिषद बनी थी, एडवाइजरी काउंसिल बनी थी। और इस सलाहकारी परिषद में कुल मिलाकर उस समय 15 सदस्य हुआ करते थे, विच मीन्स वी कैन से दैट कि अ 15 मेंबर्स काउंसिल, ठीक है, was established under the Government of India Act of 1858 and it was like a advisory body। ठीक है, काउंसिल का काम क्या करना है? एडवाइस करना है। तो काउंसिल जो है एडवाइजरी बॉडी के रूप में जो है यहाँ पर कार्य करती हैं। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसका पद का क्रिएशन होना, भारत में डबल गवर्नमेंट का समापन होना, और भारत से सीधे सीधे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके उसको हर मैजेस्टी को पहुंचा देना, ये सब किस एक्ट के भीतर है? दैट इज अंडर द क्राउन्स, दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1858। कोई सवाल पूछना तो बताओ, एनीथिंग? श्योर, आई थिंक इतना सब क्लियर है। चलो, और अंत में क्या जानना है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए जो भारत में कौन सा एक्ट आया था? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। याद है किसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था? वर्ष 1800? एनीवन? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में सुना है? व्यपगत का सिद्धांत है जिसको हड़प की नीति कहते हैं। तो हड़प की नीति क्या थी और कब लाई गई थी? वर्ष 1800?
एनीवन 48 में पहली बार लाई गई थी। और इसमें होता क्या था कि जो स्थानीय लोकल जो हमारे क्या थे स्टेट्स थे उनको जो है हड़पने का सिद्धांत बनाया था किसने, दैट इज ब्रिटिशर्स ने। और लॉर्ड डलहौजी ऐसा व्यक्ति था जो इस सिद्धांत को जो है पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया था और इस अधिनियम ने इस हड़प की नीति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इतना जरूर याद रखना कि इस अधिनियम के तहत हड़प की नीति को जो है खत्म किया गया। इट एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति को समाप्त किया गया। ठीक है, हड़प की नीति जो है इसको खत्म कर दिया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के भीतर। ये आप लोगों को जो है यहां पर याद रखना पड़ेगा। बस ये सारी चीजें हैं जो कि 1858 की एक्ट के भीतर आप लोगों ने याद रखनी है। अब मुझे बताओ यहां तक की कोई बात अगर आपको पूछनी है। एनीथिंग, एनीवन, श्योर, पक्का? बस ये था आपके पास में वर्ष 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, पहला जो है भारत शासन अधिनियम, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है जी, डन। अब आ जाओ। अब दूसरा अधिनियम जो इसके बाद आए थे, इसके बाद हमारे पास में 3 काउंसिल्स एक्ट आए थे एक साथ। मैंने आपको लास्ट टाइम जब सीक्वेंस में पहली क्लास कराई थी तो मैंने वहां कहा था कि हमारे पास में कुछ जो है काउंसिल्स एक्ट आए थे, या जिनको एक्ट ऑफ काउंसिल्स हम लोग कहते हैं, राइट। और इन काउंसिल्स ऑफ एक्ट्स की संख्या कितनी थी? 3 थी। कौन कौन से? एक था 1861 का एक्ट, एक था 1892 का एक्ट और एक था 1909 का एक्ट, यानी कि वर्ष 1909 का एक्ट। ये 3 काउंसिल्स एक्ट आए थे। ठीक है, इसको आराम से समझना, क्विक जो है तरीके से इसको जानने का भी प्रयास करना कि हमारे पास में जो है 3 काउंसिल्स एक्ट आए थे और इन सब में जो पहला एक्ट था, ये वाला मैं लिख रहा हूं, इसको कहते हैं द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861। हिंदी में कहें तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सवाल क्या है इसमें? तो इसको लिखते हैं हम लोग द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हैं द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। हिंदी में कहें तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इससे पहले मैं अधिनियम की शुरुआत करूं मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि इसको आप लोग मेंशन कर लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ, सुनना जरा ध्यान से। ऐसा माना जाता है कि इस अधिनियम के तहत ही पहली बार वायसराय ने भारतीयों को विदाई प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की थी। मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन कहां पर? इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वहां पर पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरू हो गया था। हालांकि ये जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे, नॉन वोटेबल टाइप के मेंबर्स थे, लेकिन आप जो है पहली बार विधायी प्रक्रिया में लेजिस्लेशन के भीतर जो है वो आ सकते हो। ऐसा वर्ष 1861 जो है इस अधिनियम ने जो है पहली बार किया था। आई रिपीट द लाइन, द एक्ट ऑफ 1861 मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये शब्द को जरा ध्यान से समझना कि हमने क्या कहा कि ये जो अधिनियम था इसने पहली बार भारतीयों को जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर आप कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, तो इनको जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है यानी कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में शामिल किया भारतीयों को। लेकिन ये शब्द यहां पर हम लोग एक्साइटमेंट में गड़बड़ी ना कर जाएं कि भारतीय गए और भारतीयों ने बिल पर अपना जो है वोट दिया या बिल पर जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, नहीं, बल्कि हम लोग ये कहेंगे कि इट प्रोवाइडेड दैट द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, व्हिच मींस दे कैन नॉट वोट। वो वोट नहीं दे सकते लेकिन मेंबर्स के रूप में पार्टिसिपेशन जरूर रहेगा। जी, वो 4 सदस्य जो भारतीय थे ना वो डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसीजर में जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं देंगे। हमने कहा जो वर्ष 1853 का जो अधिनियम आया था उसने क्या कहा कि एक न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, राइट, ये लिखा था लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 6 जो है टेरिटरी से या 6 जगहों से जो है लोग जाएंगे और उनमें से 4 जगहों से जो है भारतीय जा सकते हैं, लेकिन वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली शामिल नहीं हुए। पहली बार जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी उस विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल जो किया गया था उसमें 3 नाम मैं अभी लिखवा रहा हूँ। वो 3 व्यक्ति
व्यक्ति यहाँ पर गए थे तो वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के भीतर जा सकते हैं ना। नॉन वोटेबल से अभी भी वोट नहीं दे सकते, उस समय भी गैर जो है वोटिंग वाले सदस्य गए थे, लेकिन वायसराय की जो मंजूरी मिली। और दूसरी बात, वो जो एक्ट था वो था अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये जो है ये सीधे हर मैजिस्ट्रेट के अंदर आ रहा है या वायसराय के भीतर आ रहा है। तो वायसराय ने पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम भारतीयों को जो है वहां पर मान्यता दे दी कि भाई आप भारतीय यहां पर जो आ सकते हैं, लेकिन ये गैर सरकारी सदस्यों के रूप में होगा। और इसी जो है लाइन को ध्यान में रखते हुए, इसी सिस्टम को जो है ध्यान में रखते हुए पहली बार वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐड भी कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इसके लिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। बताना दोस्तों जरा 3 भारतीयों में कौन कौन थे। सबसे पहले कहां के राजा? बंगाल नहीं, बनारस। ठीक है, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से शब्दों को लिखना। पहले जो थे ही वाज द किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा पहले। दूसरे थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। और तीसरे जो थे इनमें वो थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये सवाल मैं अगेन कह रहा हूँ गाइस, इतना फेमस सवाल है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पहली बार विधायी प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स थे एंड नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर ऑफ 1862, उनमें कौन कौन शामिल थे? तो सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला जो थे, इनको क्या कर दिया गया? इनको इसमें शामिल कर दिया गया। यहाँ तक कि मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि जो है कहानियाँ आपके पास में विस्तृत रूप से जो है होनी चाहिए क्लियर। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ जो कि प्रीवियस किसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा फाइनल सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई थी? अर्थात किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नर से उनकी पावर छीन ली, उनको वंचित कर दिया उनकी शक्तियों से? कौन सा अधिनियम था वो? रिवाइज नहीं चल रहा है ना आप लोगों का, कतई नहीं। वो था 1833 का अधिनियम। यही पढ़ा था हम लोगों ने कि 1833 में इनसे इनकी पावर छीन ली गई। और अब सवाल क्या बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई, मतलब विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, अथवा किस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नर्स को उनकी शक्तियां वापस लौटाई? तो वो था 1861 का अधिनियम। ये वाला बहुत बड़ा पॉइंट है और इसमें आप लोग जरूर इस बात को मार्क कर लेना, ऐड कर लेना कि वर्ष 1861 के अधिनियम के भीतर ही बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके या प्रेसिडेंसी के गवर्नर या गवर्नरों को उनकी शक्तियां वापस लौटा दी गई। उनकी शक्तियां वापस लौटा दी गई। अगर आप लिखने के चाह रहे हो साथ में तो बता देना, मैं लिखवा दूंगा लाइन, लौटा दी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो है वापस लौटा दी गई। मतलब वी कैन से दैट कि ये विकेंद्रीकरण का जो है शुरुआत हो चुका था भारत में। वी कैन से इन अ वेरी सिंपल टर्म, द एक्ट ऑफ 1861 इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जब उनकी शक्तियां वापस दे दी, लेजिस्लेटिव शक्तियां वापस ले दी, तो हमने कहा कि ये देश के भीतर जो है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। शायद मैंने पहले वाली प्रीवियस क्लासेस में आपको जरूर समझाया होगा गाइस कि जहां ये शब्द लिखते हैं ना, एक होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट, और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या है कि जहां पर जो है सारी शक्तियों का समावेश जो है वो केंद्र के पास में हो, यानी कि जो सेंटर है वही जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर ही डिसीजन मेकर्स है। ये तो गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। और एक जगह आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहां पर स्टेट क्या करता है, स्टेट शक्तियों को राज्य सरकारों तक भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ
द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विच मीन्स कि इंडिया में फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म भी यही लिखा होता है द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे अनुसूची 7 पढ़ोगे ना संविधान की, तो उसमें जो है केंद्र सरकार के लिए वहाँ पर जो है संघ की सूची है, राज्यों के लिए राज्य की सूची, और जहाँ पर दोनों बना सकते हो वो समवर्ती है। और इसके बावजूद यदि अवशिष्ट कोई विषय बच जाए, रेसिडुअल पावर बच जाए, तो वो जो है संसद को दे दी, वो केंद्र को दे दी, सेंटर को दे दी। ये सबको पता है ना, इतनी पावर्स है। अब यहाँ पर भी क्या था कि शुरू में क्या हुआ था कि जैसे याद करो 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था वो बना बंगाल का गवर्नर जनरल, राइट, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसने क्या किया, सबऑर्डिनेट बना दिया, अधीनस्थ बना दिया मुंबई और मद्रास के गवर्नर्स को। उस समय सिर्फ सबऑर्डिनेट बने, मतलब पहला स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की ओर, राइट। फिर 1833 आया, उसने जो है मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन ली और उनको उनकी पावर से डिप्राइव्ड कर दिया, विच मीन्स वो कंप्लीट क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम बन गया। ये सब पढ़ा था हमने। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, बंगाल का भारत का बन गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल। अब हमने कहा कि जैसे वाइस रॉय आया तो वाइस रॉय ने इनको जो है इनकी शक्तियां वापस करने में मदद की, विच मीन्स कि 1861 के अधिनियम ने इन प्रेसिडेंसीज को कहा कि भाई आपको आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दी जाती हैं, आपको आपकी जो है लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोगों ने जो है वापस दे दी। यहां पर ठीक है कि नहीं, ठीक है, चलो। और इसी विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप 1862 में बंगाल में, यह भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रह सकता है कि इसी डिसेंट्रलाइजेशन के तहत, ठीक है, अंडर दी डिसेंट्रलाइजेशन पावर इन द ईयर ऑफ 1862, पहली बार वर्ष 1862 में बंगाल में, अच्छा 72 लिख दिया, वर्ष 1862 जो है इसमें बंगाल में एक स्वतंत्र लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसकी क्या हो गई, निर्माण हो गया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया बंगाल में 1862 में। इसके बाद 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इसको हम लोग वैसे लिखते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था, यानी कि हिंदी में कहें पश्चिमोत्तर, ये पश्चिम है ना, वेस्ट ये क्या उत्तर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो उस टाइम का सिंध अफगान प्रांत था, उनको हम लोग फ्रंटियर प्रोविंसेस कहते थे, राइट। आप ये देखो ना गाइस, हमारे पास में मैप लगे हैं दोनों साइड, इधर जाओ उधर नॉर्थ है, ये जो है यहाँ पर ये क्या है, नीचे इस साइड में ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस थे, उन फ्रंटियर प्रोविंस में कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगी, न्यू लेजिस्लेटिव, यहाँ पर जो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी, यानी कि जो है नई विधायी परिषदों का निर्माण होगा। कब कब मैंने बात की है, पहला परिषद का निर्माण वर्ष 1862 में हुआ, दूसरा परिषद का निर्माण वर्ष 1886 में हुआ, और तीसरा परिषद वर्ष 1897 में कहां पर, पंजाब में जो है एस्टैब्लिश हो गया। तो 1897 में पंजाब जो है, इस पंजाब में भी जो है एक नया जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका निर्माण हुआ, और ये सारा संभव हो पाया वर्ष 1861 के अधिनियम के भीतर। यहाँ तक को कोई बात अगर पूछने का मन करे तो प्लीज़ गो फॉर इट, और अगर नहीं देन अब मैं एक बहुत बड़े टॉपिक्स की ओर आने वाला हूँ। डन, अब सुनो जरा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के ही तहत पहली बार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम को शुरू किया गया था भारत में। द एक्ट ऑफ 1861 स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया एंड दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन द ईयर ऑफ एनीवन 1859 एंड अंडर द पोर्टफोलियो सिस्टम से समथिंग क्या होता था, नहीं, पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत क्या होता था, डिपार्टमेंट्स बनते थे। जैसे मान लो अब हमारी नई जो है लोकसभा बनेगी, और उस नई लोकसभा में मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट मिलेंगे ना। जैसे अभी तो हमने कह दिया भाई हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी है, या विदेश मंत्रालय जो है वो जयशंकर साहब के पास में है, समझ लो, मतलब जो है जो विदेश जो है ब्यौरा देख रहे हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए नई असेंबली आएगी, तो नई असेंबली के लोगों को पोर्टफोलियो बटेगा ना, पोर्टफोलियो मतलब विभाग बटेंगे, डिपार्टमेंट्स बटेंगे। तो वो जो पोर्टफोलियो बटने की जो व्यवस्था लाया था वो लॉर्ड कैनिंग ही लाया था पहली बार देश में, और वो किस अधिनियम के भीतर लाया था, वो था वर्ष 1861 का अधिनियम। और ये बहुत मजेदार, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा देश के भीतर पोर्टफोलियो जो व्यवस्था थी, इस पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है शुरुआत की गई थी। पोर्टफोलियो
सिस्टम जो है व्यवस्था इसकी शुरुआत की गई थी, और पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वास्तव में इसकी शुरुआत 1859 में की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग जो था, यही जो है पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक भारत में कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टम क्या कहता था, तो अंडर दिस सिस्टम अ मेंबर ऑफ द वाइसराइज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो उस समय गवर्नमेंट थी। मतलब इस जो है पूरी व्यवस्था के भीतर होता क्या था, जिसको वर्ष 1859 में शुरू किया गया था कैनिंग के द्वारा। इसके तहत जो है वाइसराय की परिषद का कोई भी एक सदस्य या एक से अधिक जो है विभाग का अधिकारी नियुक्त हो सकता था। इसकी शुरुआत भी जो है यहीं से हुई थी। अब मैं अंतिम बट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ रहा हूं, वर्ष 1861 के एक्ट की, और वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी गई। पहली बार जो है यहां पर पावर मिली कि जो वायसराय है देश का, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि वो वहां पर ऑर्डिनेंस जो है, इस ऑर्डिनेंस को रिलीज कर सकते हैं, इश्यू कर सकता है। क्या ये ऑर्डिनेंस शब्द कुछ सुना सा नहीं नजर आता है? जैसे आज हम लोग जब पढ़ते हैं ना भारत का संविधान, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत जो है देश के राष्ट्रपति को मिलता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अंडर आर्टिकल 213 213 के भीतर मिलता है राज्य के भीतर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और दोनों जब अध्यादेश जारी करते हैं तो दोनों का समय सीमा कितना होता है? 6 मंथ का। और यहां भी जब उस समय 1861 में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की पावर आई थी, तो इसको भी जो है जारी करने की जो समय सीमा थी वो कितना था? दैट वाज 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए जो है इसकी वैलिडिटी पीरियड था। आज के टाइम पे तो ये होता है ना गाइस कि जैसे अध्यादेश जारी हुआ तो उसके रीअसेंबली के कम से कम 6 हफ्ते के भीतर पास करना पड़ेगा। किसको? या तो लोकसभा को या राज्य विधानसभा को। और ऐसी असेंबली कम से कम 6 महीने में तो एक बार बैठेगी। तो अध्यादेश की मैक्सिमम जो अवधि है वो 6 महीना तो ही 6 महीना तो ही, तो 6 महीना और 6 सप्ताह के भीतर आपको इन एनी हाउ जो है करना ही पड़ेगा पास। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ लिखी गई थी? वर्ष 1861 जो है 61 के अधिनियम के भीतर लिखी हुई थी। यहाँ तक को कोई लाइन पूछना है देन फील फ्री, एंड अगर नहीं तो फिर मैं एक और जो है अच्छे एक्ट की तरफ आगे बढ़ूँ। अभी तक मैंने 2 एक्ट करवाए हैं कुल मिलाकर, और दोनों एक्ट की जो बेसिक बातें थी उनको जो है बताने का प्रयत्न साझा किया है। अब यहाँ मुझे बताओ कि इनमें से कुछ पूछना है। डन? चलो एक और अधिनियम की तरफ आगे बढ़ो। अब आ जाओ 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। लिख भी रहे हो साथ में? समझ में आ रहा ना चीज़ें? देखो पढ़ना पड़ेगा, इसमें ना ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं आप लोगों के पास, पेपर करीब है, रिवाइज जितना मैक्सिमम हो सके। और प्रयत्न तो मैं ये कर रहा हूँ कि आराम से ही चलो, थोड़ा थोड़ा चलो, और लिखना भी होगा तो या तो मेरे से प्रिंट मटेरियल ले लेना बाद में, और अगर थोड़ा बहुत साइड बाय साइड आप लोग लिख पा रहे हो तो देन इट इज़ वेरी गुड, है ना? ठीक है अंशुल, छुट्टी के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहाँ बैठ गया फिर से, नहीं, करना है उसको, ठीक है, मैनेज करना और चीज़ों को समझना है, देखना है, ठीक है। आ जाओ, अब बताओ मुझे आप लोग कोई भी 2 विशेषताएं जो 1892 में हुआ था। देखो कुछ ना आए हमें, पहली विशेषता तो ये बता देना कि पहली बार भारतीयों को 1892 के अधिनियम के भीतर बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, मतलब डिबेट करने का अधिकार मिला, या बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। इससे पहले जैसे इंग्लिश बजट लाते थे ना, अच्छा बजट को पहली बार कब लाया गया था? 1860 में। सबको याद है ना, जेम्स विल्सन पहला व्यक्ति था जो 1860 में बजट को इंट्रोड्यूस किया था भारत देश के भीतर, हालांकि उस समय हम आज़ाद नहीं थे। और उसके बाद से लेकर जब हम लोगों ने ये बात की कि बजट कितना है, कहाँ का बजट है, किस डिपार्टमेंट में आएगा, या जो भी हमारी क्वेरीज रही होंगी, जो भी हमारे सवाल प्रश्न रहे होंगे, हमें अधिकार नहीं था कि हम बजट पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कुछ कह पाए, राइट। तो जब हमारे पास में, अब देखो ये थोड़ा ना इतिहास से जुड़ जाता है, जब हमारे पास में 28 दिसंबर
1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना हुई थी, तो तब जो है कांग्रेस का जो पहला धड़ा था, आप जानते ना कि कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो हमारे आंदोलनकारी थे वो 3 भागों में बढ़ते हैं। एक उदारवादी थे, उदारवादी मतलब जिनको हम लोग मॉडरेट्स कहते थे। एक एक्सट्रीमिस्ट थे जिनको हम लोग जो है उग्रवादी या जो है कह लीजिए गरम दल के नेता कहते थे। और उसके बाद में जब बाद का फेज आया था तो गांधीयन फेज आया था, गांधीवादी युग आया था। तो जो प्रारंभिक युग के नेता थे, ठीक है, जिसमें आप लोग मान लीजिए जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, अगर हम लोग प्रारंभिक फेज की बात करें, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ चले, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसी तरीके से बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये मतलब कुछ उदारवादी नेता थे, देखो नाम में ही उदारवादी झलक रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधे साधे प्यारे से, ठीक है। और कौन हो सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। तो मतलब ये जो है उदारवादी नेता थे। तो इन लोगों ने क्या किया था? प्रतिवेदनों के तरीके से, भाषण के तरीके से, रिक्वेस्ट करने के तरीके से ब्रिटिश सरकार पर लगातार ये दबाव डाला था कि भाई हमें भी बजट पर प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए। और यही कारण था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो है भारतीयों की बात सुनी, उदारवादियों की बात सुनी। और उदारवादियों के इस संघर्ष के बाद पहली पॉइंट में यहीं से शुरू कर रहा हूं, और बात ये थी कि 1892 के अधिनियम ने भारतीयों को, इंडियंस होते, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। Which means Indian now can ask a question or can debate over the budget, but hold on, प्रश्न पूछने का तो अधिकार था किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। यहां जरा शब्द को समझना कि भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं, विच इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया, पूछने का अधिकार नहीं दिया। इस शब्द का मतलब क्या समझे? देखो, नहीं दिया। जैसे जब मैं क्लासेस में आता हूं, मैं क्या बोलता हूं सबसे पहले कि भाई कल को लेकर कोई सवाल है, मान लीजिए दीपक ने बोला सवाल है, पूछ लेता हूं। चलो, दीपक ने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। अब दीपक उससे सेटिस्फाई हुए नहीं हुए, दीपक के मन में कुछ और सवाल आया, एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल बन सकता है, राइट। तो ऐसे में जो है दीपक को ये पावर नहीं है कि वो एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल पूछे। आप सिर्फ प्रश्न पूछोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा, सही दिया गलत दिया वो कोई लेना देना नहीं, बट यू कैन नॉट आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड अंडर द एक्ट। बट जब मैं 1909 का यानी कि 1909 का जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ाऊंगा तो वहां पर हमें जो है बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार मिल गया। तो पहली पावर हमें जो मिली थी वो सिर्फ बजट पर बहस करने की या बजट पर जो है प्रश्न पूछने की पावर मिली थी। बट स्टिल मैं वहीं पर कह रहा हूं कि आप जो है इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तरीके से जो है हमसे नहीं पूछ पाओगे। ये वर्ष जो है इसमें जो है मेंशन किया गया। दूसरा देखो, इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, लेकिन अभी वही है, गैर सरकारी सदस्य हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना कि इस अधिनियम की जो अहम भूमिका थी वो ये थी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद इंग्लिश में भी सुन लीजिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, यहां पर क्या किया, नंबर्स को इंक्रीज किया भारतीयों की। दोनों में क्या किया, इन दोनों में भारतीयों की, अब ये कौन थे, गैर सरकारी भारतीय थे ना, भारतीयों की सदस्य को बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया, देखो प्रोविंसेस में तो अलग से नहीं पूछता है, लेकिन हाँ सेंटर में जरूर पूछ लेता है। आप जानते हैं कि इस अधिनियम से पहले जो है सेंटर में मात्र और मात्र जो है 10 व्यक्ति ही भारतीय रिप्रेजेंटेटिव थे। इस अधिनियम ने इन 10 से संख्या बढ़ाकर 16 कर दी, यानी कि 16 कर दी। तो याद रखना कि यहां पर केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी। जब मैं इसके बाद आपको 1909 बताऊंगा ना, यू वोंट बिलीव इट, बट वहां पर सीधे सीधे 16 से इंक्रीज करके 60 कर दी, 16 से सीधे 60 कर दिया। कहां, 1909 के अधिनियम में। अभी मैं उस पर भी बाद में आने वाला हूं, जरा वेट करो। तो यहां हमने क्या कहा कि जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से जो है 16 कर दी। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण यहां पर टॉपिक आपको याद रखना है। और वही प्रांत एक तो है नहीं भाई, बहुत सारे प्रांत है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बंगाल था, इस बंगाल में जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी।
बंगाल जो था, इस बंगाल में सदस्य कितने हो चुके हैं? 20 हो चुके हैं। अच्छा एक चीज आपको लॉजिक बताऊं, आज जहां भी आप लोग जो है बंगाल का शब्द लेते हैं ना, मतलब उच्चारण करते हैं, तो बंगाल के साथ कभी भी पीछे नहीं छूटा है बॉम्बे और मद्रास, तीनों साथ में चलते थे प्रारंभ से ही। तो बॉम्बे एंड मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। यहां पर जो है बंगाल में 20 सदस्य, मद्रास में भी 20 सदस्य और मुंबई में जो है 8 सदस्य हो चुके थे। यहां कितने हैं? 20 और सॉरी मुंबई में जो है वो 8 हैं और मद्रास जो है यहाँ पर 20 सदस्य जो है इनको बढ़ाया गया। इसके अलावा हमने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में जानकारी ली, राइट। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था इसमें इस समय जो है संख्या वो बना दी 15 और अवध में भी 15। दो टेरिटरीज ऐसे थी, देखो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ पर संख्या थी 15, अवध प्रोविंसेस में भी जो है संख्या कितनी हो गई? 15। यानी कि इसने जो है केंद्र में जहां एक और सदस्यता बढ़ाकर 16 की, वहीं जो है बंगाल में 20, मुंबई में 8, मद्रास में 20, अवध में 15 और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है यहां पर संख्या कितनी कर दी? 15 कर दी। इस बात को भी आप लोगों ने इस अधिनियम के भीतर याद रखना है। कुछ और बात पूछनी है तो प्लीज बताइए। 16 केंद्र, हाँ जी 16 केंद्र में, हाँ पहले 10 थे ना केंद्र में, इनकी संख्या बढ़ाकर केंद्र में 16 हो गई। और जब मैं 1909 के अधिनियम पे आऊँगा तो वहाँ केंद्र में 16 से सीधे 60 कर देंगे 1909 में। वहाँ भी आऊँगा मैं कि क्या क्या विशेषताएं थी। एटलीस्ट हम लोग आज इस वाले पूरे पॉइंट को जो है समझ लेते हैं। यहाँ तक का मामला ठीक है। अब जरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट सुनना, याद रख सको देन वेरी गुड। ये जो सदस्य थे ना ये सब नॉन ऑफिशियल थे। ये मैंने कहा कि भाई गैर जो है सरकारी सदस्यों के रूप में थे। और जो ये नॉन ऑफिशियल सदस्य जाते थे ना, जैसे मान लो कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल इंडियंस जाते थे, उन इंडियंस को भेजता कौन था? उनका चयन कौन करता था? भाई अब पीएम सीएम तो उस टाइम थे नहीं, ठीक है, उस समय जो है राष्ट्रपति तो थे नहीं कोई अलग से देश के। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्य जाते थे वो जाते थे अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, वाइसरॉय अपॉइंट करेगा, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो हमारे पास में ये प्रांतों से लेजिस्लेटिव काउंसिल थे यहाँ के सदस्य, और जो उस समय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था उसके द्वारा जो है चयन किया जाता था नाम का, और वो नाम सजेस्ट किया जाता वॉइस रॉय को, और वॉइस रॉय जो है उस नाम को फाइनल करता था। तब जाकर कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर, सॉरी काउंसिल के भीतर जो है पहुंच पाता था। फिर कह रहा हूं मैं कि जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो सलाह देंगे, रिकमेंड करेंगी वॉइस रॉय को, और वॉइस रॉय जो है फाइनल करेगा नॉमिनेशन को कि कौन व्यक्ति जो है सेंटर में जाएगा। ये कहाँ की बात करें? सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें। ऑन द अदर साइड अगर हमसे पूछेंगे कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव थे यहाँ पर जो है कहाँ से व्यक्ति चुनकर आते थे या कौन जाते थे, तो इनका चयन करता था हमेशा जो गवर्नर था। जिस भी प्रोविंसेस में जो गवर्नर होगा ये गवर्नर करता था। लेकिन भाई गवर्नर अकेले तो करेगा नहीं, इस मामले में गवर्नर को जो सलाह देता था, रिकमेंडेशन वो देता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज उस समय होती थी ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या जो है अगर कोई पंचायतों के जो है लोकल बॉडीज हैं तो उन लोकल बॉडीज के द्वारा इनको जो है चयनित वहां पर किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जमींदार से, ठीक है, इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशंस के जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो सब लोग मिलकर क्या करते थे, यहाँ पर प्रोविंस जो है प्रोविंस में भारतीय सदस्यों को भेजते थे। ये है एक्ट का महत्वपूर्ण लाइन। अंतिम लाइन सुनिए इस एक्ट की। वर्ष 1892 के अधिनियम के भीतर पहली बार अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मत कहना, नॉट डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव का शुरुआत हुआ था। लेकिन एक चीज याद रखना कि कहीं भी इस अधिनियम के भीतर चुनाव शब्द या इलेक्शन शब्द लिखा नहीं था। इनडायरेक्टली इलेक्शन तो हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना तो जा रहा है, लेकिन कहीं भी चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं था। तो इस बात को कभी भूलना मत कि वर्ष 1892 के जो है अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का स्पष्ट जो है वर्णन किया नहीं गया हो। हालांकि वहां पर मैंने कहा कि वहां पर जो थे कुछ लिमिटेड और इनडायरेक्ट जो है प्रोविजंस जरूर थे रिलेटेड टू द वोट, ठीक है, बट वहां पर आप लोग ऐसा कहोगे नहीं कि वहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो है वोट हुआ होगा। बस ये हमें जो है जानकारी साझी करनी है किसके बारे में, 1892 के अधिनियम को लेकर। यहाँ तक की कोई लाइन पूछनी है मेरे दोस्तों तो प्लीज़ गो फॉर इट, अगर नहीं तो एक और अधिनियम हो जाए। थके तो नहीं अभी? नहीं, समय है ना अभी हमारे पास में। देखो अब इस अधिनियम को मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ, आप सुन लेना क्या है, ठीक है। चलो एक छोटा सा हेडिंग बनाते हैं इसका।
अभी तक के 3 अधिनियम हो गए। इन 3 अधिनियमों को लेकर अगर कोई भी डाउट होगा देन फील फ्री, आई रिपीट। एक और अधिनियम आया हमारे पास में, भारत परिषद अधिनियम वर्ष 1909 का, राइट। 1909 का जो है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से हम लोग जो है इसको जानेंगे। ठीक है, कैमरा भी फ्लिकरिंग करने लग गया, चलो कोई बात नहीं है ना, ये जो है ध्यान से समझना। और ये जो अधिनियम था इसी को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले डैश मिंटो एक्ट। इस अधिनियम को क्या नाम देते हैं, यही तो सवाल पूछ लेते हैं हमसे। इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो अधिनियम, राइट फ्रेंड्स। अब सुनो जरा क्या था, कौन है ये मॉर्ले एंड मिंटो। देखो मॉर्ले मतलब उस समय का भारत सचिव, द देन भारत सचिव, द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यही था। जिस पद का क्रिएशन कब हुआ था, ये पद कब बना था, आज ही तो पढ़ा, पहला एक्ट 1858 में। 1858 में 15 लोगों ने इसकी मतलब सहायक के रूप में जो है भूमिका निभाई थी, और जो है लंदन में पहली बार भारत सचिव का पद बना, ये हमने आज ही शुरुआत की पढ़ने की, राइट। और ये जो मिंटो था, एक्चुअली मिंटो कौन सा वाला है, मिंटो सेकंड है, मिंटो फर्स्ट नहीं, मिंटो सेकंड है। और ये मिंटो सेकंड उस समय भारत में वायसराय है। हर बार यही लॉजिक काम करेगा। जैसे जब मैं 1919 का अधिनियम पढ़ाऊंगा तो 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यानी कि वहां मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, वहां भारत का वाइसराय। तो ये एक जगह लॉजिक लगाओ, हर जगह जो है मैजिक देखो। ये जेन्युइन आप लोग समझो इसको कि जो है भारत सचिव के रूप में उस समय कौन है, मॉर्ले हैं, और मिंटो जो है द देन वाइसराय ऑफ इंडिया, राइट। और ये जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे उसी को 1909 का हम लोग जो है रिफॉर्म कहते हैं। अब जरा सुन लो 2-4 रिफॉर्म्स इसमें क्या क्या थे। जैसे पहला तो हमने बता दिया था कि इसी अधिनियम ने बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया। इस जो है अधिनियम ने बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का हमें अधिकार दिया। और सबसे बड़ी विशेषता इस अधिनियम की कि इसी अधिनियम के भीतर पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट था वो इसी अधिनियम के भीतर पहली बार मुस्लिमों को मिला। जब भी हमसे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेगा ना, मैं अभी एक ही बारे में आपको पूरा याद करवा देता हूं। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट में सबसे पहले 1909 में किसको मिला, मुस्लिम्स को मिला, ये ठीक है मामला। फिर 1919 का जब अधिनियम आया था तो वहां पर 4 कम्युनिटीज को मिला था। एक थे एंग्लो इंडियंस, राइट, दूसरे थे इंडियन क्रिश्चियंस, राइट, तीसरे जो इसमें आते थे देवर सिख, जो है सिख जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर दिया जाना था। और चौथे जो थे वो थे यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन और सिख जो थे, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला 1919 में। और 1935 में जब जाओगे अंत में तो वहाँ भी 3 समुदाय आएंगे। एक थे वुमेन, एक थे डिप्रेस्ड सेक्शन यानी कि सो कॉल्ड जो दलित वर्ग कहते थे उस समय डिप्रेस्ड सेक्शन, और तीसरे थे मजदूर यानी कि जो वर्कर्स थे, ये 3 लोग। तो कुल मिलाकर 8 ही जगह तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट था। 1909 में एक ही को मिला, मुस्लिम्स को, राइट, या मुस्लिम लीग को। और वर्ष 1900 जो है 19 में 4 को मिला और 1935 में 3 को मिला। तो कुल मिलाकर 8 ही तो रखने, इतना बड़ा कोई कंसेप्ट है नहीं। तो हालांकि मुझे अभी वहां नहीं जाना था, मैंने बस आपसे ये कहा कि 1909 के अधिनियम ने पहली बार मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का वायदा किया, या इनको जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो प्रदान किया। 1909 के अधिनियम की जो है एक प्रमुख विशेषता के रूप में जान सकोगे, राइट। चलो अब जहां मैंने शुरू में ही शुरुआत कर ली थी कि जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात आएगी सेंटर में, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या जो है 16 से सीधे जंप कर जाएगी 60 तक। भारतीयों का जो है उनको जो है क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। भारतीयों का जो है विश्वास जीतना, एक लॉलीपॉप देना है इंडियंस को, तो भाई उसके लिए संख्या बढ़ा दी। और संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 16 से डायरेक्टली जो है 16 से डायरेक्टली जो है 60 हमें यहाँ पर पहुँचा दिया। ये भी ठीक था, चलो हमें अच्छा मिल गया। लेकिन इन सबसे परे पहली बार इस अधिनियम ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को मौका दिया। अब ये मत कहना कि हमने राजाओं बनारस, महाराजाओं पटियाला, सर दिनकर राव ये पढ़े थे। गाइस वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, हमने कहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कि जो वायसराय की जो क्या थी, कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें पहली बार भारतीयों को मौका मिला। और ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी। और सत्येंद्रनाथ सिन्हा किस पद पर गए थे, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री जो थे, उनको पहली बार जो है कानून मंत्री का पद मिला था वर्ष 1909 में।
अभी सुन लेना, कोई बात नहीं, मैं लिखवा भी दूंगा, नोट्स तो हमारे पास नहीं है ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वर्ष 1909 में जो है यहाँ से देखो एक नई शुरुआत हो गई, जहां पर इंडियंस को अब काउंसिल्स के भीतर भी जो है मौका मिलने लगा। पहले लेजिस्लेचर में थे, अब हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के भीतर जो है चले जाने लगे। तो यहाँ से जो है शुरुआत होती है। बस ये हमारे पास में 1909 से जुड़ी हुई कुछ जो है अहम बातें हैं। अगर इनमें से कोई लाइन पूछने का प्रयास करना है देन प्लीज गो फॉर इट, अन्यथा डन। और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो जो है इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। अगर हमसे सवाल पूछे ना कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो देता है, इस सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में आता है लॉर्ड मिंटो। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, राइट। तो यहाँ से इसने जो है शुरुआत करी थी। तो ये हमारे पास में आज के 4 बड़े एक्ट थे। हालांकि मैं और करवा सकता हूँ बट अभी उसकी नीड है नहीं। तो इसके बाद अब देखो हमारे पास में जो बच गए 1919, 1935 और 1947, ये हमारा कल वाली क्लास में कवर हो जाएगा। और फिर वहाँ छोड़ने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि संविधान कैसे बना, कौन से असेंबलीज थी, कौन कौन से वहाँ पर कमिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, संविधान की विशेषताएं क्या थी। तो हमारा देखो सिर्फ 2 दिन चल रहा है पॉलिटी का सेगमेंट, राइट। तो कोई नहीं, धीरे धीरे इसको मैनेज करो और बाकी जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उन पर भी आप लोग जो है काम करते रहो। कुछ और पूछना है, कुछ बातें शेयर करनी है, देन गो फॉर इट। नहीं चले, हालांकि आजकल थोड़ा एक कैमरे पे दिक्कत आ रही है, सुबह की वीडियो अभी तक नहीं अपलोड हो पाई, कल भी लेट हो गया था, बट लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा प्रयास करो ना कि लाइव क्लासेस का अगर हो जाए ना, तो ताकि रिकॉर्डेड के लिए बहुत लंबा वेट भी ना करना पड़े, ठीक है। चलो आई थिंक इतना ही रखते हैं, चलो कल मिलते हैं फिर।